हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित यादव आप सभी का राइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में हमारे जेट में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। 2004 से 2019 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। इस सेशन में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम ईयरली मतलब 2004 से स्टार्ट करेंगे, सबसे जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, और फिर हम सीक्वेंस वाइज 2004 से 2019 तक का आपका जो पेपर है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि जेट 2004 में पूछा गया था, इस क्वेश्चन में डाउन सिंड्रोम किस प्रकार की बीमारी है। जो आपका क्वेश्चन था वो था डाउन सिंड्रोम किस प्रकार की बीमारी है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाउन सिंड्रोम क्यों होता था। मैंने आपको उत्परिवर्तन पढ़ाया था, ठीक है, जिसको हिंदी में उत्परिवर्तन बोलते हैं और इंग्लिश में म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन में मैंने बताया था कि क्रोमोजोमल म्यूटेशन होता है, यानी कि गुणसूत्रीय जो म्यूटेशन होता है उसमें हमारा या तो एक नंबर क्रोमोजोम का बढ़ जाए या एक नंबर क्रोमोजोम का घट जाए, ठीक है, जिसको हमने एन्यूप्लॉइडी यानी कि बहुगुणिता वगैरह जो आप जिसको हिंदी में बोलते हो, एन्यूप्लॉइडी या यूप्लॉइडी। तो मैंने एक कंडीशन बताई थी, जैसे मान लो अपने 2n = 46 होता है, हमारे पास गुणसूत्र कितने हैं? डिप्लॉइड कंडीशन में 46 क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि डाउन सिंड्रोम में मैंने बताया था डाउन सिंड्रोम क्या होता है? 21वें क्रोमोजोम का डाउन सिंड्रोम, अगर आपको याद हो, 21वें गुणसूत्र की इसमें वृद्धि होती है, यानी कि 21वें गुणसूत्र का इसमें क्या होता है? ट्राइसोमी हो जाता है। और ट्राइसोमी का मतलब मैंने बताया था 21वें गुणसूत्र का क्या होता है? इसमें ट्राइसोमी होता है। 21वें गुणसूत्र का ट्राइसोमी होता है। और ट्राइसोमी स्टूडेंट्स, जो ट्राइसोमी कंडीशन होती है वो होती है 2n+1, यानी कि 2n+1 मतलब कि 2n की कंडीशन में आपके पास 46 क्रोमोजोम थे, तो +1 कर देंगे तो आपके पास क्रोमोजोम की संख्या होने वाली है 47। और ऐसी कंडीशन हमारे डाउन सिंड्रोम में होती है। तो डाउन सिंड्रोम क्या था? 21वें गुणसूत्र की वृद्धि हो जाना। तो 21वां यानी कि आपके पास 21वें क्रोमोजोम पे वृद्धि हुई है, तो 21वें क्रोमोजोम की एक कॉपी नंबर बढ़ गया है, ठीक है। तो आपके पास 46 की बजाय कितने क्रोमोजोम है? 47। अब बात यह आती है ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। इतना आपने जाना कि डाउन सिंड्रोम क्यों होता है, किस कारण होता है। अब आप क्वेश्चन के ऑप्शंस देखना। लिंग सहलगन, ये कह रहा है कि इसमें सेक्स लिंक्ड डिजीज है? नहीं, कहीं पे भी हमने ये नहीं बताया अभी कि भाई हमारा जो सेक्स क्रोमोजोम है, मतलब कि एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम, इसकी वृद्धि थोड़ी ना हुई है। इनकी वृद्धि होती तो हम उस बीमारी को क्या बोलते? लिंग सहलगन बोलते। लेकिन मैंने तो नहीं कहा कि आपकी सेक्स क्रोमोजोम की वृद्धि होती, मैंने तो ये बोला है कि आपके 21वें गुणसूत्र की वृद्धि होती है। 21वां गुणसूत्र तो सेक्स क्रोमोजोम नहीं है, 21वां गुणसूत्र तो आपका ऑटोसोम है। जैसे कि मैं कहूं हमारे पास 22+XX क्रोमोजोम होते हैं, या मैं कहूं हमारे पास 22+XY क्रोमोजोम होते हैं, तो इस कंडीशन ये मेल के पास में होती है, ये कंडीशन हमारे पास मेल के पास में होती है, और ये कंडीशन हमारे पास फीमेल के पास में होती है, ठीक है। 22 तो हमारे पास क्या होते हैं? 22 हमारे पास ऑटोसोम्स होते हैं। 22 नंबर हमारे पास क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। और हमारे पास उसके बाद एक नंबर जो है ये एक क्रोमोजोम कहलाएगा। हमारे पास एक क्या होता है? लिंग गुणसूत्र होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम, या हम इसको जेनेटिक्स की भाषा में बोलें, ये क्या है? लिंग गुणसूत्र है, ठीक है। तो मैं इसको कहूं कि हमारे पास 22 पेयर 22 जोड़ी तो ऑटोसोम होते हैं, और हमारे पास एक जोड़ी क्या होता है? लिंग गुणसूत्र, या एलोसोम बोलते हैं हम उसको। ये ऑटोसोम, तो ये क्या कहलाते हैं? एलोसोम। ये मैंने बताया था जब मैंने पढ़ाया था तब, ऑटोसोम और एलोसोम में डिफरेंस।
तो हमारे पास 21वें गुणसूत्र की वृद्धि हुई है। तो 22वें गुणसूत्र तक तो हमारे पास क्या थे, ऑटोसोम थे। 22वें गुणसूत्र तक हमारे पास क्या थे, ऑटोसोम थे। तो वृद्धि किसकी हुई, 21वें गुणसूत्र की। तो यहां ऑप्शन क्या होने वाला है, लिंग सहलगन नहीं है, विषाणु यानी कि वायरस नहीं है, जीवाणुवीय यानी कि बैक्टीरियल नहीं है। इस ये डिजीज जो है वो क्या है, ऑटोजोमल है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑटोजोम क्रोमोजोम की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो आपका यहां ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोमों की संख्या होती है। ऑप्शन दिया हुआ है 2, ऑप्शन दिया हुआ है 1, ऑप्शन दिया हुआ है 22 और ऑप्शन दिया हुआ है 46। ठीक है, ये पूछ रहा है सामान्य मानव शुक्राणु। अब बात यहां मानव शुक्राणु की हो रही है, यानी कि मैं कहूं तो यहां किसी कोशिका की बात हो रही है। और कोशिका कौन सी, कोशिका, ये शुक्राणु क्या है, ये कोई सेल है भाई, स्पर्म क्या है। अब मैं कहूं कि भाई आरबीसी स्पर्म, यानी कि है तो ह्यूमन बॉडी की सेल ही ना, तो कोशिका की बातें हो रही हैं। तो ह्यूमन कोशिका की बातें इसने पूछी है। तो इसका इनडायरेक्ट तरीके से पूछने का जो मतलब था, इसने कहा कि मानव कोशिका में ऑटोसोमों की संख्या होती है। और मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया हमारे पास ऑटोसोम जो होते हैं वो 22 जोड़ी होते हैं। ऑटोसोम हमारे पास कितने होते हैं, 22 जोड़ी होते हैं। प्लस हमारे पास एक जोड़ी, जैसे मैं कहूं XX कह दूं, या तो ये फीमेल बन जाएगा। हमारे पास एक जोड़ी क्या होता है, हमारे पास 1 पेयर क्या होता है, लिंग गुणसूत्र, जिसको हम बोलते हैं एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाम जिसको हम कह सकते हैं कि ये एलोसोम कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, एलोसोम कहलाते हैं। तो मेरे पास 22 पेयर, तो 22 जोड़ी क्या है, ऑटोसोम है। 22 जोड़ी क्या है मेरे पास, ऑटोसोम है। तो इसने यही पूछा। इसका यहां शुक्राणु से मतलब था किसी कोशिका का, और कोशिका में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, 22। तो यहां पे ऑप्शन आपका हो जाएगा 22। ठीक है, यहां आपका ऑप्शन जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम है, यानी कि इंडिपेंडेंट अजॉर्टमेंट का जो लॉ था मेंडल का, उस लॉ के अकॉर्डिंग F2 रेशियो किस पर, कौन सा है, मतलब F2 अनुपात पर आधारित है। तो भाई साफ सी बात है, स्वतंत्र अपव्यूहन नियम ये कहता है कि भाई इंडिपेंडेंट अजॉर्टमेंट होता है, यानी कि जब डिवीजन होता है, मैं बात करूं कि सेल डिवाइड होने होती है, तो एनाफेज स्टेज की जब हम बात करें तो हमारे जो क्रोमेटिड्स हैं, मतलब कि आपके जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम बनता है वो टूटता है। ठीक है, और एक ऊपर एनिमल पोल पे जाता है और एक वेजिटल पोल पे आ जाता है। तो यानी कि उस टाइम पे हमारे क्रोमोसोम जो है, गुणसूत्र जो है, वो टूट के बीच में सेंट्रोमियर से और अलग अलग होने लगते हैं। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन में आपके पास इंडिपेंडेंट कोई कैरेक्टर्स जो है वो दूसरी सेल में चला जाता है और एक दूसरी सेल में, यानी कि ये आपस में क्या रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। गैमेट्स का जब फॉर्मेशन होता है तो कुछ गुणसूत्र एक गैमेट में और कुछ गुणसूत्र दूसरे गैमेट में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है वो मेंडल का जो इसके डाई हाइब्रिड क्रॉस पे निर्भर करता है। किस पे, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पे, द्विसंकर संकरित क्रॉस पे आधारित होता है। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का अब आपसे पूछा है F2 अनुपात, तो आपका F2 अनुपात क्या हो जाता है, मतलब कि F1 जनरेशन में तो अब अगर बातें करें तो भाई हम कह देते हैं 3:1 होता है, लेकिन F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो 9:3:3:1 होता है। तो इसने स्वतंत्र अपव्यूहन की बात की। स्वतंत्र अपव्यूहन नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए डाई हाइब्रिड क्रॉस, और डाई हाइब्रिड क्रॉस का आपसे इसने पूछा है F2 का अनुपात पूछा है। ठीक है, अब F2 का इसमें और कोई भी ऐसा अनुपात नहीं है। देखना 3:1 क्या है, F1 का है। 2:1 किसी का भी नहीं होता। 1:1 जीनोटिपिक है। ये क्या है, जीनोटिपिक है, यानी कि जीन प्रारूपी है, लेकिन वो भी किसका है, F1 का है। तो यहां बात किसकी हो रही है, F2 की। तो यहां एक ही ऑप्शन ऐसा है जो हमारे F2 से मिलता जुलता है, यानी कि F2 का अभी इसने ज्ञान नहीं दिया था कि जीन प्रारूपी बताना है कि लक्षण प्रारूपी बताना है, लेकिन हमने क्या है कि हमारे पास सिर्फ F2 का यहां क्या दिया हुआ है, लक्षण प्रारूपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है,
लक्षण प्रारूपी, जिसको हम इंग्लिश में बोलें तो फिनोटिपिक दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? फिनोटिपिक। यहाँ जीनोटिपिक अगर इसका देता तो 1:2:1, 2:4:1:1, ये क्या होता है इसका? जीनोटिपिक। लेकिन यहाँ पे जीनोटाइप का F2 जनरेशन का एक ही ऑप्शन था, वो था आपका थर्ड, आपका नहीं फर्स्ट 1:2 है तो मेंडल का ही, लेकिन ये क्या है? फर्स्ट F1 जनरेशन का। ये किसी से मेंडल ने कुछ बताया ही नहीं, ऐसा भी होता है। और ये जो था ये भी F1 जनरेशन का था, तो हमारा यहाँ जो आंसर जाएगा वो जाएगा पहला। ठीक है, देखो कितने आसान आसान से क्वेश्चन जेनेटिक्स से पूछे गए हैं। उसके बाद आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सेक्स लिंक्ड बीमारी है। अभी मैंने कुछ पहले दूसरे क्वेश्चन में ही आपको क्रोमोसोम समझाए थे कि कौन से क्रोमोसोम ऑटोसोम्स होते हैं और कौन से क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो जो बीमारी अपने लिंग गुणसूत्र से अटैच होती है, कि भाई लिंग गुणसूत्र पे डिपेंडेंट होती है, वो बीमारी लिंक्ड क्या कहलाती है? लिंग सहलगन, सेक्स लिंक्ड। जैसे मैं कहूं कि कुछ बीमारियां अगर कोई बीमारी एक्स लिंक्ड है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम से सहलगन है। किससे? एक्स क्रोमोसोम से सहलगन है। लिंक्ड मतलब क्या है? सहलगन। लिंक्ड मतलब सहलगन। तो अगर कोई बीमारी एक्स लिंक्ड है या कोई बीमारी वाई लिंक्ड है, यानी कि ये एक्स और वाई क्या है? हमारे सेक्स क्रोमोसोम है, लिंग गुणसूत्र है, तो इनसे अटैच, इनसे सहलगन होने वाली बीमारी क्या कहलाएंगे? लिंग सहलगन बीमारी। तो एक्स लिंक्ड बीमारी मैंने दो एग्जांपल बताए थे आपको। एक बताया था कलर ब्लाइंडनेस, जिसको आप क्या बोलते हो? रंग अंधता। इसको क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, और एक मैंने बताया था आपको एल्बिनिज्म। कलर ब्लाइंडनेस, दूसरी बताई थी एल्बिनिज्म। ये दो ही मैंने एग्जांपल आपको बताए थे कि ये एक्स लिंक्ड बीमारी है। अब एक्स लिंक्ड बीमारी है तो मतलब कि लिंग सहलगन बीमारी है। तो अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है? एल्बिनिज्म हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, हमारे पास रक्तहीनता हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस ऑप्शन है, हमारे पास उपरोक्त कोई नहीं। तो हमसे पूछा था सेक्स लिंक्ड बीमारी। देखना, सेक्स लिंक्ड बीमारी में दोनों ही है। अब यहां ऑप्शंस कुछ किस तरीके के दिए हुए हैं भाई? ऑप्शंस यहां दिए हुए हैं इसने, लिंग सहलगन, सेक्स लिंक बीमारी है, तो सेक्स लिंक में एल्बिनिज्म भी आता है और कलर ब्लाइंडनेस भी आता है। उपरोक्त कोई नहीं, तो ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमारे पास तो दोनों ही आने चाहिए। कौन कौन से आने चाहिए? हमारे पास ये एल्बिनिज्म जो है ये भी एक्स लिंक्ड बीमारी है। ठीक है, और हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस जो है वो भी हमारे पास क्या है? एक्स लिंक्ड बीमारी है। ठीक है, तो कहने का मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि यहां जो क्वेश्चन था वो टाइपिंग मिस्टेक है और ये पूछना क्या चाह रहा है? लिंग सहलगन बीमारी नहीं है। यहां पे लिंग सहलगन बीमारी नहीं है, इसने क्वेश्चन ये पूछा था जेट 2005 में। तो इनमें से कौन सी नहीं है? इनमें से ये वाला ऑप्शन आपका ए जाएगा कि ये रक्तहीनता, जिसको एनीमिया बोलते हैं, सिकिल सेल एनीमिया, इसमें भाई म्यूटेशन की वजह से हो रहा था। सिकिल सेल एनीमिया में मैंने क्या बताया था? सिकिल सेल एनीमिया में म्यूटेशन की वजह से ये बीमारी आती है, यानी कि यहाँ पे जो एक अमीनो एसिड है वो दूसरे अमीनो एसिड से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड जो है, ग्लूटामिक जो अमीनो एसिड है वो वैलिन से रिप्लेस हो जाता है। किसमें? रक्तहीनता में या एनीमिया में। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो आपकी लिंग सहलगन नहीं है, बाकी ये भी लिंग सहलगन है, ये भी लिंग सहलगन है। तो हमारा जो बीमारी नहीं है पूछा है इसने, तो एक यही बीमारी ऐसी है जो हमारी सेक्स लिंक्ड नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, जब दो संकरों का संकरण करवाया जाता है, यानी कि दो हाइब्रिड दो क्रॉस, दो किसी भी दो टाइप का अगर अपन क्रॉस करवाते हैं, दो कैरेक्टर्स का, दो संकरों का संकरण करवाया जाता है, तो अप्रभावी का प्रतिशत होगा। देखना, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास, आप इससे बहुत ज्यादा फैमिलियर होंगे इस एग्जाम्पल से, कि ये टी और टी है और ये स्मॉल टी है। मेंडल का एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने कहा कि यहां से टी गैमेट आया और यहां से इन्होंने कहा स्मॉल टी आया, और दोनों F1 जनरेशन में क्रॉस होने के बाद टी और टी बनाते हैं, जिसको हम कह देते हैं प्लांट क्या है? टोल है।
पौधा क्या है, लंबा है। फिर हम क्या करते हैं, इसको इसका वापस से क्रॉस करवाते हैं, इसकी सेल्फिंग करवाते हैं, इसकी हम क्या करवाते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं। तो सेल्फिंग करवाते हैं तो हमारे पास जैसे ये कैरेक्टर आया टी इंटू टी, यानी कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो हमने इसी का क्रॉस करवाया, जैसे ये सेम 2 बार ले लिए, यही। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, इसका एक बार इससे क्रॉस करवाएंगे तो टी आएगा, इसका फिर इससे क्रॉस करवाएंगे तो टी एंड टी आएगा, फिर इसका और इसका हम यहाँ से क्रॉस होगा तो टी एंड टी आएगा, और फिर इसका तो हमारे पास एक गैमेट ये बन के आएगा। ये 4 बने। अब इनमें से आपको देखने से पता लग रहा होगा, आप क्या कहोगे, ये 3, क्योंकि इनके पास डोमिनेंट यानी कि प्रभावी कैरेक्टर, प्रभावी एलील आ रही है, तो हम कह देंगे ये जो 3:1 देखने को मिलेगा हमें, 3 तो ये है और 1 बोना पौधा है। 3 पौधे कैसे आते हैं हमारे F1 जनरेशन में, जब 2 कैरेक्टर्स का, यानी कि मैंने एक लंबा पौधा लिया था और एक मैंने बोना पौधा लिया था, यानी कि ड्वार्फ बोलते हो, इनका जब मैंने क्रॉस करवाया तो 3 मेरे पास 3:1 रेशियो आया था। 3 तो मेरे पास लंबे थे क्योंकि इनके पास प्रभावी जीन थी टी, कैपिटल टी है ना, तो ये प्रभावी जीन थी, लेकिन स्मॉल टी वाला मेरे पास एक ही आया, तो हम कह सकते हैं 3:1 हमारा रेशियो था। लेकिन इसने परसेंट में पूछा था, और वो भी किसका पूछा था, अप्रभावी, और अप्रभावी को हम क्या बोलते हैं, रेसेसिव। और रेसेसिव कहाँ है, ये, तो रेसेसिव कितना आया, 1/4, और 1/4 कितना होता है भाई, 4 है ना, 1 2 3 4 में से एक अप्रभावी है, तो हम उसको कह देते हैं 1/4, और 1/4 कितना होता है, 25%। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है, अगर 2/4 होता तो 50%। ठीक है, तो 1/4 कितना होता है, 25%। हमारा जो अगला क्वेश्चन है पुरुषों में लिंग क्रोमोजोम को कहते हैं। बहुत कितना आसान क्वेश्चन है, जेट 2005 में, उस टाइम तो मतलब कि तुम्हारे में से बहुत से स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होंगे जिनका जन्म हुआ होगा 2005 में, कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ भी होगी 2005 के आसपास, और बहुत से क्या मतलब होगी, आप इसी रेंज में होंगे 2005 6 के आसपास, क्योंकि 15 साल कोई 10वीं पास करके आ रहा है, कोई 11वीं में है अभी, है ना, तो 15-16 साल आपकी एज होगी। तो ये 14 साल पुराना क्वेश्चन है। 14 साल पहले क्या यार, कितना क्वेश्चन, आज के दिन तो एक 8th क्लास का बच्चा भी जानता है कि पुरुष में कौन सा क्रोमोजोम सेक्स को डिफाइन करता है, कि भाई इसके पास ये क्रोमोजोम है। लिंग क्रोमोजोम कौन सा होता है, लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, भाई साफ सी बात है, वाई तो डिफाइन करता है। एक्स तो दोनों के पास में होता है, एक्स हो जाए तो हमारी फीमेल बन जाती है, सॉरी इसका सिंबल, अगर हमारे पास एक्स हो जाए तो फीमेल बन जाती है, हमारे पास अगर एक्स के साथ वाई आ जाए तो हमारे पास मेल बन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला जो है वो मेल को डिफाइन करता है, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास ये है। भाई ये तो क्या हो गई, ये तो मादा हो गई, फीमेल हो गई, ये कुछ नहीं हुआ, और ये पक्षियों में होता है। और बात करूं तो ये आपके पास जो टिड्डा होता है ना, टिड्डा ये किस में होता है, ग्रास होपर की बात करें, टिड्डे की, ठीक है, उसमें आपका इस तरीके का देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो, इसने पुरुषों की पूछी थी, तो यही एक ऐसा है जो पुरुष को डिफाइन करता है, मेल को। तो ये हमारा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हुआ तो क्या हुआ, एक्स एंड वाई। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखना, समझना, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे क्वेश्चन को देख के कैसे क्वेश्चन कंडीशन को आप किस तरीके से सोल्व आउट करोगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत पहले पूछा गया था, है ना, लेकिन आज के दिन भी ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर हो पा रहा है आपसे तो आप इसका कमेंट मैं करूं उससे पहले मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, चलो मैं शुरू कर रहा हूं, मेरे से एडवांस होने चाहिए आप, है ना। मैं अभी स्टार्ट करूंगा इसका आंसर सोल्व करना, मुझे नहीं पता इनमें से इसका कौन सा आंसर होना है, मैं सोल्व करूंगा, उससे पहले आपको सोल्व करके इसका आंसर दे देना है। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करने वाला हूं। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, एक स्त्री जिसके एक्स गुणसूत्रों में हीमोफीलिया के 2 तथा वर्णांतता मैंने बताया ये क्या था, हीमोफीलिया था, ये वर्णांतता जो है ये कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, ये क्या है, कलर ब्लाइंडनेस ही है। ठीक है, का एक जीन है
उसका विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है तो उसकी संतानों में क्या देखने को मिलने वाला है। मुझे स्पेस चाहिए ब्लैंक इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो मुझे थोड़ा सा स्पेस की आवश्यकता है। देखते हैं स्लाइड में मिलता है तो नहीं है। मैं इतनी सी जगह में ही कोशिश करूंगा इसको सोल्व आउट करने की। देखना, इसने कहा कि भाई एक फीमेल है, इसने कहा भाई एक फीमेल है, मतलब कि उसके पास एक्स और एक्स क्रोमोसोम है और उसकी शादी किसी सामान्य मनुष्य से हुई है, सामान्य पुरुष से हुई है, तो उसका क्रोमोसोम होने वाला है एक्स वाई। तो सामान्य है तो हम उस पर डिजीज नहीं दिखा रहे, कोई बीमारी नहीं दिखा रहे, लेकिन इसने कहा कि एक फीमेल है, उसके पास 2 जीन तो हीमोफीलिया की हैं। तो हीमोफीलिया के जीन को मैंने H और H लिख दिया, समझना, हीमोफीलिया को मैंने H और H लिख दिया है। फिर इसने कहा उस फीमेल के पास एक जीन जो है वो वर्णांधता की है, तो उस एक जीन को मैंने यहां लिख दिया कि ये जीन जो है वो C और लिख दिया मैंने, ठीक है। यानी कि एक क्रोमोसोम पे H लिखा, साथ में इसने कहा कि 2 जीन तो H है मतलब हीमोफीलिया की है और एक जीन जो है वो कलर ब्लाइंडनेस की है, तो मैंने C अटैच कर दिया किसी एक गुणसूत्र पे। अब जरूरी नहीं है मैंने यहां अटैच किया है तो यहां नहीं हो सकता, अगर यहां नहीं होगा तो ये ऐसा होगा, वो तो आप एक ही जीन है C की, तो चाहे इस पे अटैच कर दो चाहे इस पे अटैच कर दो, आंसर तो सेम ही आना है। देखना अब क्या होगा, अब इनका क्रॉस करवा लो। क्रॉस हम करवाएंगे तो हमारे पास इस तरीके से क्रॉस निकल के आता है। हमने क्रॉस करवाया इस तरीके से, तो हमारे पास एक XH का एक सिंपल X से क्रॉस हुआ तो हमारे पास एक गैमेट तो ये आएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। सेकंड जो है वो हमारा XHY आएगा भाई, इसी का फिर हम इससे करवाएंगे। फिर इस एक का इन दोनों से हो चुका क्रॉस, तो अब हम इसका अगला वाला कैंडिडेट पकड़ेंगे। अब इसका क्रॉस करवाएंगे हम इसके पहले वाले से और हमारे पास कंडीशन ये आएगी XHC है ना, इसके पास XHC है और ये सिंपल X है, तो अब मेरे पास ये कंडीशन आ गई एक। उसके बाद फिर इसका अगले से करवाएंगे XHY से, तो फिर मेरे पास XHC और Y, ये कंडीशन आ गई। देखना जो XY होंगे वो मेल होंगे और XX होंगी वो फीमेल होंगी। तो भैया ये एक X पे बीमारी है लेकिन एक X नॉर्मल है, तो फीमेल जो है वो सामान्य होगी। अब मैंने बताया था कि जब फीमेल के पास 2 गुणसूत्र होते हैं और कलर ब्लाइंडनेस वाली और हीमोफीलिया वाली जो बीमारी होती हैं ये एक गुणसूत्र पे हो तो वो प्रभावी नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहां पे फीमेल क्या हो गई है, सामान्य हो गई है, मैं कहूं कि ये वाहक हो गई है, ठीक है। उसके बाद दूसरी फीमेल ये भी क्या है, वाहक है, इसकी भी दोनों क्रोमोसोम पे नहीं है, ठीक है, तो ये भी क्या है, वाहक है। लेकिन पुरुष की कंडीशन देखना, बेचारा ये बीमार हो गया, क्यों, क्योंकि XH हो गया तो ये क्या है, बीमार है, मतलब मैं इसको कह रहा हूं कि हीमोफिलिक है। बीमार भी कौन सा है, हीमोफिलिक, क्योंकि इसके पास H वाली जीन आ गई है, ये हीमोफिलिक है और इसके है ये हीमोफिलिक भी है और कलर ब्लाइंड भी है। ये मेल जो है ये क्या है भाई, वाई है तो मेल है, तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 50% तो फीमेल है। देखो ये एक तो ये फीमेल है और एक ये फीमेल है, तो मेरे पास तो 50% फीमेल आई, डॉटर आई है, वो सामान्य है, ठीक है, क्योंकि इनके पास एक एक क्रोमोसोम जो है वो फ्री है, ठीक है। लेकिन जो मेरे मेल वाले हैं कैंडिडेट, जो पुत्र जो हुए हैं सन वाले, वो दोनों ही बीमार होने वाले हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, देखना, सभी लड़के एवं लड़कियां हीमोफिलिक एवं कलर ब्लाइंड होंगे, नहीं, सभी कहां होंगे, फीमेल तो नहीं हो रही, सभी लड़के एवं लड़कियां हीमोफिलिक एवं कलर ब्लाइंड होंगे, नहीं, ये फीमेल तो नहीं हो रही कलर ब्लाइंड, इसके पास C जीन दिख रही है कहीं पे, ये H भी नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि H भी इसके पास एक ही है। जब दोनों क्रोमोसोम पे H आता तब मैं मानता इसको, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी वो रॉन्ग हो गई है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है 50% पुत्र कलर ब्लाइंड, तो 50% पुत्र कलर ब्लाइंड मतलब कि ये देखना अकेला, ये तो सिर्फ 25% है, तो 25% ये और 25% ये, 50% तो पुत्र होते हैं और 50% पुत्रियां होती हैं। तो ये कह रहा है 50% पुत्र कलर ब्लाइंड एवं हीमोफिलिक होंगे। हाँ, ये स्टेटमेंट मुझे पसंद आई,
ये मुझे इसमें परफेक्ट लग रही है कि 50% में कौन कौन आ गए, कलर ब्लाइंड वाला आ गया 25% और 25% क्या आ गए, हीमोफिलिक। तो कंडीशन सही है। हीमोफिलिक कितने हैं, 25% और 25% हीमोफिलिक और कलर ब्लाइंड है ये, ठीक है। तो 25% कलर ब्लाइंड है, 25% हीमोफिलिक होंगे और 50% क्या बच गई, लड़कियां, जो कि क्या होंगी, सामान्य होंगी। तो मुझे अगले स्टेटमेंट जो है वो पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। मेरा आंसर फर्स्ट वाला जाने वाला है, मेरा आंसर सेकंड ये वाला, ये मेरा आंसर रहेगा। आपका आंसर क्या आता है वो मैं देख लूंगा, ठीक है। उसके बाद सी स्टेटमेंट भी चलो देख ही लो फिर। लड़कियां हीमोफिलिक एवं कलर ब्लाइंड होंगी, ऐसा है क्या? लड़कियां हीमोफिलिक हो रही थी क्या और कलर ब्लाइंड भी नहीं हो रही थी, क्यों? क्योंकि दोनों के पास एक एक गुणसूत्र तो फ्री पड़ा था। दोनों गुणसूत्र, भाई सामान्य लड़की हो सकती है, अगर एक गुणसूत्र भी बीमार है तो एक गुणसूत्र तो उसका सही है, ठीक है। तो जब वो दोनों XX क्रोमोसोम पे बीमारी आएगी तब बीमार होती है, अदरवाइज वो वाहक होती है, ठीक है। तो सी स्टेटमेंट भी सही नहीं है और डी तो कतई गलत है। ये कह रहा है 50% हीमोफिलिक लड़कियां एवं 50% कलर ब्लाइंड होंगी। इसने लड़कों का जिक्र ही नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है कि लड़के होने की प्रोबेबिलिटी हो ही ना? तो भाई 50% तो लड़के होने के चांस होते हैं और 50% लड़की होने के, तो इसने लड़कियों का तो कहीं जिक्र ही नहीं करा, नहीं लड़कों का। तो क्या लड़के हुए ही नहीं होंगे? हुए होंगे ना, होने के चांसेस तो होते हैं ना 1/2 50%, ठीक है। तो यहां आपकी स्टेटमेंट जो थी वो सेकंड वाली सही होगी। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 8th नंबर क्वेश्चन, और वो कह रहा है जेट 2006 में आया हुआ क्वेश्चन। क्या कह रहा है, निम्नलिखित के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप जीन संरचना क्या होगी? इसने क्रॉस दिया हुआ है, देखना कितना आसान क्वेश्चन है, ये भी शायद ही आप कर पाओ। अरे कर लोगे, अब तो जब 2006 में और अब 2020 चल रही है, कितने साल पुराना क्वेश्चन है, मतलब आज तो आप बहुत ज्यादा एडवांस हो, कर पाओगे इसको। देखना इसने क्या क्या कहा है कि इनका क्रॉस करवाना है, तो मैं इनको इधर लिख लेता हूं। इधर मेरे पास स्पेस भी है, AABB इंटू AA स्मॉल b, ये है। क्या करना है देखना, पहले भाई इसके पास तो मेरे को पता है कि मेरे पास या तो स्मॉल a गैमिट बन के आ सकता है या इस पेयर में से स्मॉल b गैमिट आ सकता है। तो मेरे पास यहां से तो गैमिट जो है, युग्म जो है वो स्मॉल a या स्मॉल b आने वाले हैं। लेकिन यहां से देखना भाई, यहां से मेरे पास स्मॉल a कैपिटल A भी आ सकता है, स्मॉल a भी आ सकता है। यहां से मेरे पास कैपिटल B भी आ सकता है और स्मॉल b भी आ सकता है। लेकिन यहां तो देखना स्मॉल a, तो यहां तो ये दो ही गैमिट आने के चांसेस बन रहे हैं। तो पहले मुझे ऐसे केस में क्या करना होगा, इनका आपस में क्रॉस करवाना होगा। तो मैंने A का B से क्रॉस करवाया था, एक गैमिट तो मेरे पास ये आ गया। फिर मैंने इसी A का इसके दूसरे वाले पार्टनर से क्रॉस करवाया, तो मेरे पास एक गैमिट ये आ गया। फिर मैंने इस A का इस दूसरे वाले का इसके पहले वाले से करवाया, तो मेरे पास A और B आ गया। फिर मैंने इस दूसरे वाले का इसके पहले वाले से करवाया और मेरे पास A B आ गया। मेरे पास ये 4 गैमिट्स आए, मेरे पास ये 4 गैमिट्स आने की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। तो मैं इन चारों गैमिट्स को इस तरीके से लिख लेता हूं। देखना पहला गैमिट क्या है, मेरे पास A B आया, दूसरा गैमिट मेरे पास A B आया, तीसरा गैमिट मेरे पास A कैपिटल B आया और चौथा गैमिट मेरे पास A स्मॉल b आया। और साथ में क्रॉस किसका होने वाला था, इसका। तो कहने का मतलब यह इधर से मेरे पास A और B ही आने वाला है, ठीक है। इधर किससे, तो इन सब का हम A और B से ही क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। तो अगर जब मैं इसके कंडीशन में देखूंगा तो भाई मेरे पास क्या आएगा, एक ये है एक ये है, तो एक कैपिटल A है, एक स्मॉल a है, एक कैपिटल B है, एक स्मॉल b है। तो मेरे पास ये वाला मुझे यहां मिल गया है, सेम टू सेम, ठीक है। दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या आएगी, देखना दूसरी कंडीशन मेरे पास आएगी, एक कैपिटल A है, फिर एक स्मॉल a है, फिर दोनों स्मॉल b हैं, ये स्मॉल b ये स्मॉल b, तो मैंने इधर लिख लिया ये। तो मुझे ये जो है अगला ही मिल गया, ठीक है। फिर मेरे पास तीसरा क्या आएगा, तीसरा जो है मेरे पास दोनों स्मॉल a है, दोनों जोड़ों में क्या है, यहाँ भी स्मॉल है और यहाँ भी स्मॉल है, तो 2 स्मॉल a हो गए। फिर एक कैपिटल B है तो कैपिटल B मिल गया, फिर एक स्मॉल b है तो कैपिटल B, तो ये क्या मिल गया मुझे, यही मिल गया। और चौथा मेरे पास क्या आएगा, A, फिर यहाँ से आया A, फिर यहाँ से आया B और फिर इधर से आया B, तो मेरे पास स्मॉल a स्मॉल b। मुझे अगले ऑप्शंस देखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा काम तो शुरू में ही बन गया।
अगर करना आता था क्वेश्चन तो आपको और ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है एक संकरण का जीनी संरचना अनुपात क्या होगा। एक संकर का पूछ रहा है, मोनोहाइब्रिड का पूछ रहा है और जीनी संरचना अनुपात पूछ रहा है। तो एक संकर का जीनोटिपिक क्या होता है आपको पता है, क्या होता है 1:2:1। जैसे कि मैंने कहा जब मैंने टी और टी का क्रॉस करवाया तो स्मॉल टी बोनने पौधे से, तो हमें पता है F1 जनरेशन में हमारी जो प्रभावी जीन है वो व्यक्त होती है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, लंबे पौधे बनेंगे सभी। फिर मैंने इसकी सेल्फिंग करवाई, तो सेल्फिंग में मैं क्या करवाता हूँ, इनका ही वापस इसी से क्रॉस करवा देते हैं। तो मेरे पास ये 3 जो हैं वो लंबे पौधे आते हैं। ठीक है, 3 जो हैं लंबे पौधे आते हैं, ये और ये। तो मेरे पास 1/4 ही बोनने पौधे आएंगे। 1/4 कैसे आएंगे, ड्वार्फ प्लांट आएंगे। कैसे आएंगे, ड्वार्फ। बाकी 3 जो है तो यहां रेशियो क्या निकल के आता, 3:1, यानी कि 3 तो लंबे और 1 जो है वो छोटा। ठीक है, तो यहां ये तो फिनोटाइप रेशियो हुआ, यानी कि फिनोटाइप मतलब है हमें बाहर से देखने से पता लगा कि 3 तो क्या है लंबे हैं और 1 क्या है छोटा। क्यों, क्योंकि लंबी वाली जीन जो प्रभावी जीन थी, ये क्या है प्रभावी थी ना, ये डोमिनेंट था और ये रेसेसिव है, तो ये अप्रभावी है, तो प्रभावी व्यक्त होता है। ठीक है, तो प्रभावी व्यक्त हो रहा है तो हम 3:1 कह सकते हैं। लेकिन इसका हम जीनोटाइप ही देखें, इसने क्या पूछा, जीनी संरचना। तो जीनोटाइप क्या हो देखे ना, ये टी और टी अकेला 1 है। इसके जैसा कोई और दिख रहा है क्या, कैपिटल टी इन चारों में से एक ही है ऐसा। फिर एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, ऐसे 2 है। ऐसे लोग कितने हैं, 2 है, एक ये रहा और एक ये रहा। और फिर ऐसे लोग जो हैं वो एक ही हैं, ये अकेला, ये जिसके पास दोनों स्मॉल टी हो। तो हमारा रेशियो आता है 1:2:1। ठीक है, हमारा रेशियो आता है 1:2:1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था, रट्टाफिकेशन क्वेश्चन था। आनुवांशिकी शब्द किसने दिया था, तो बेटसन ने दिया था, ना कि मेंडल ने दिया था। ठीक है, बेटसन ने दिया था, मेंडल ने आनुवांशिकी शब्द नहीं दिया था। मॉर्गन ने आपका लिंकेज वाला कॉन्सेप्ट दिया था। बाकी ये तो रट्टाफिकेशन के साइंटिस्ट के नाम तो देखो आपको याद ही करने पड़ेंगे, है ना, तो इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं जो मैं आपको बता दूं। हाँ, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए कौन सी स्थिति सही है, इसने थोड़ा मिस टाइप हुआ है यहाँ, कौन सी स्थिति सही है। ठीक है, तो कौन सी स्थिति सही लग रही है आपको, देखना। पहली बात तो ये, अगर ये आपको पता है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता क्या है, देखना इसमें क्या होता है कि कोई नर जो होता है, यानी कि ये मेल में ही हो सकता है, कोई नर जो होता है वो आपको पता है किस कंडीशन में होता है, एक्स और वाई कंडीशन में। अगर ऐसा सिंड्रोम होता है तो उस मेल के पास में एक एक्स क्रोमोसोम और बढ़ जाता है। तो अब मेल कैसा दिखने लगेगा, यानी कि ये सामान्य नर था और इस सामान्य नर में अगर ये सिंड्रोम हो जाए तो उसके पास एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र और आ जाता है, उसको हम कह देते हैं ये क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम युक्त प्रश्न, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला प्रश्न है। तो था तो ये मेल, लेकिन इस सिंड्रोम में एक मेल के अंदर एक फीमेल जैसे लक्षण आने लगते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सिंड्रोम्स पढ़ाया था तब बताया था। तो यहाँ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके पास XXY है और वो है ये, तो हमारा ऑप्शन जाएगा ये। ठीक है, चलो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके नोट से बाहर हो और जो मैंने नहीं पढ़ाया हो। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है, Z 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डाउन सिंड्रोम का हमारा पहला ही क्वेश्चन था आज के सेशन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बताया था डाउन सिंड्रोम होता क्या था, 21वें क्रोमोसोम की वृद्धि होना, और हमने ट्राइसोमी कंडीशन 2n+1 कंडीशन बोली थी। तो हमने कहा था जब 21वां क्रोमोसोम बढ़ रहा था तब 46
2n की कंडीशन में कितने होते हैं 46 गुणसूत्र, तो हमारे पास 21वें की वृद्धि हुई तो 2n प्लस में एक और बढ़ गया, तो हमारे पास क्रोमोसोम क्या बन गए 46 प्लस में 1 इज इक्वल टू 47, और हमारे पास एक ही ऑप्शन ये है। तो कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं थी, ना 44 में कंफ्यूज होना था ना 45 में, लेकिन आप थोड़ी ना हुए थे कंफ्यूज 2007 वाले हुए थे। ठीक है, तो आपका इससे कोई वास्ता नहीं, पर अब मत हो जाना। ये क्वेश्चन कभी दोबारा पूछा जाए, ये जीन्स नहीं है, जीन्स है। ठीक है, जीन्स किस पर स्थित होती हैं? सबसे सिंपल सा क्वेश्चन, कितनी बार बता चुका हूं कि हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए में क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम्स पे जीन्स उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो किस पे जीन्स उपस्थित होती हैं? गुणसूत्र पे। ठीक है, किस पे? गुणसूत्र पे, क्रोमोजोम्स पे। भाई सिंपल सी बात है, जब मैंने लिंकेज पढ़ाया, क्रॉसिंग ओवर पढ़ाया था, तब हम गुणसूत्रों की तो क्रॉसिंग ओवर करवा रहे थे, तो गुणसूत्रों पे क्या दिखा रहे थे? हम जीन की डिस्टेंस नाप रहे थे, तो हम इस तरीके से बना बना के नाप रहे थे। ये एक गुणसूत्र है। ठीक है, यहां कोई जीन ए प्रेजेंट है, यहां कोई जीन बी प्रेजेंट है, यहां कोई जीन सी प्रेजेंट है, यहां कोई जीन डी प्रेजेंट है। बताओ ए से लेके डी तक कितनी, ए से और डी के बीच की दूरी कितनी है? सेंटीमोर्गन में दी हुई होती है। ऐसे इस तरीके के जीन से हमें आइडिया लगता है कि कहां होती है जीन की पोजीशन, कहां। हम देखें ना, क्रॉसिंग ओवर में भी हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का आपस में क्रॉस ओवर करवा देते हैं, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसके हैं? क्रोमोसोम के, और हम क्रॉसिंग ओवर करवा रहे हैं, जीन्स आपस में क्रॉस ओवर हो रही है। तो कहने का मतलब है, हमें साफ सा आइडिया लगता है गुणसूत्रों पे हमारी क्या व्यवस्थित होती हैं? जीन्स व्यवस्थित होती हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, एक प्राणी में पाया जाने वाला कुल आनुवांशिक पदार्थ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे ये कोई सेल है किसी इंसान का, ये कोई कोशिका है, और कोशिका में अंदर ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में यानी कि केंद्रक में आपका क्या इकट्ठा है? जेनेटिक मटेरियल आपका इकट्ठा है, आनुवांशिकी पदार्थ इकट्ठा है, और आनुवांशिकी पदार्थ के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके सेल की, आप एक ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? आपके आनुवांशिकी पदार्थ में। तो हम उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाले को हम कह देते हैं वो जीनोम कहलाता है, वो जीन नहीं कहलाती। जीन तो एक डीएनए की एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब कि मैं कहूं एक संरचनात्मक और फंक्शनल, मतलब कि एक्टिव या सक्रिय भाग होता है डीएनए का। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि भाई डीएनए हमारी हर एक सेल में उपस्थित है। अब मेरे हेयर में भी डीएनए है, मेरे स्किन सेल में भी डीएनए है, लेकिन क्या डीएनए मतलब हर जगह पे अलग अलग थोड़ी होता है? डीएनए तो एक ही होता है, लेकिन डीएनए का अलग अलग हिस्सा ऑर्गेनिज्म की जो जिस भी कोशिका में उपस्थित होता है उसके हिसाब से अपना एक्सप्रेशन देता है। जैसे मैंने कहूं पैनक्रियाज की सेल में भी डीएनए वही है जो मेरे बाल में है, मेरे हेयर में है, लेकिन यहां पे वो क्रिएटिन प्रोटीन बना रहा है, लेकिन इंसुलिन वो वहां पे कहां पे? पैनक्रियाज की सेल में वही डीएनए क्या बना रहा है? इंसुलिन। क्यों? क्योंकि डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से वहां पे प्रोटीन, तो वहां पे जो जीन उपस्थित है वो इंसुलिन बनाने वाली जीन जो है वो सक्रिय है। तो डीएनए का एक एक्टिव या सक्रिय भाग क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। तो कंप्लीट डीएनए क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां जीनोम। अगला जो आपका क्वेश्चन है, देखिए ना, ऑप्शंस भी देखो यार, जीन पूल नहीं, जीनोम नहीं, क्रोमोजोम जो कि गुणसूत्र होते हैं, जेनेटिक कोड जो कि ट्रिपलेट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ के कोडोन, तो कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, जीनोम ही एक ऐसा शब्द है जिसको आपको देखने से ही लगा होगा कि हाँ यही ऑप्शन सही हो सकता है। जब किसी व्यक्ति में समान एलील होते हैं तो वह कहलाता है। तो कितना आसान क्वेश्चन है। जैसे मैं कहूं कि भाई मेरे पास एक इंसान जो है उसके पास ये वाली कंडीशन है, ठीक है, और उसी के पास में इस कंडीशन में भी जीन उपस्थित, तो यानी कि मैं कहूं ये जो कोई जीन है तो ये उसका अल्टरनेट फॉर्म है, यानी कि इस कैपिटल ए का अल्टरनेट क्या हो सकता है? स्मॉल ए। तो कहने का मतलब एक अल्टरनेट ऑप्शन जो होता है जीन का वो उसका एलील कहलाता है। तो यहाँ पे इसका इस जीन का अल्टरनेट क्या हो सकता है? स्मॉल ए स्मॉल हो सकता है। बी का अल्टरनेट क्या हो सकता है? स्मॉल बी हो सकता है। और अगर जब किसी व्यक्ति में समान एलील यानी कि एक जैसे एलील हो तो वो इंसान कहलाता है होमोजाइगस,
युग्मजी क्या कहलाता है? होमोजाइगस, यानी कि उसके पास दोनों एलिल्स समान एलिल्स होते हैं, किसी जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म होती है एलिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? सम युग्मजी। विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस नहीं, जैसे मैं कहूं भाई किसी के पास R और R है, ठीक है, और ये कहूं R और R है, तो हम क्या कहते हैं कि इसके पास दोनों जो समान एलिल है, व्यक्ति में समान एलिल है, ये इसके पास R है तो ये इसके पास R ही है, ये इसके पास स्मॉल r है तो इसके पास स्मॉल r ही है, ठीक है। अब मैं कहूं कि एक ये कंडीशन है, तो एक के पास कैपिटल R है और स्मॉल r भी है, तो ये होमोजाइगस नहीं हो सकता, ये विषम युग्मजी होगा। तो हमारे पास यहाँ इसने क्या बोला है? सम युग्म, समान एलिल बोले हैं, तो हमारा ऑप्शन जाएगा पहला, ना हेमिजाइगस ना उपरोक्त कोई नहीं, कोई आंसर नहीं है इनमें से, ठीक है। चलो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है एक संकर क्रॉस में संकर पूर्वज से क्या अनुपात है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बातें हो रही हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इसने क्वेश्चन में मिस टाइपिंग हुई है, एक संकर क्रॉस में संकर पूर्वज से क्या अनुपात है। तो कहने का मतलब है कि भाई ये जो है बैक क्रॉस की बातें कर रहा है, ठीक है, मतलब कि ये बातें कर रहा है बैक क्रॉस की। बैक क्रॉस आपने पढ़ा हो, यहां पे बातें हो रही हैं बैक क्रॉस की, ठीक है। बैक क्रॉस क्या होता है? F1 जनरेशन का, F1 पीढ़ी का किसी भी पूर्वज से, चाहे वो प्रभावी है चाहे वो अप्रभावी है, ठीक है, F1 पीढ़ी का प्रभावी या अप्रभावी जनकों से क्रॉस करवाना ही हमारा क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है, ठीक है, करवाना बैक क्रॉस कहलाता है। लेकिन अगर यहीं पे पूछता टेस्ट क्रॉस, परीक्षण क्रॉस क्या होता है? F1 पीढ़ी का किसी अप्रभावी जनक से क्रॉस करवाना क्या कहलाता है? आपका टेस्ट क्रॉस कहलाता है, ठीक है। तो अब इसने पूछा बैक क्रॉस, तो हम बैक क्रॉस करके देख लेते हैं। सपोज करना हमने यही एग्जांपल ले लेते हैं, स्मॉल टी, ठीक है। हमारी ये आ गई भाई F1 पीढ़ी, ये हमारी कौन सी पीढ़ी आ गई? F1 पीढ़ी। अब इसका प्रभावी से करवा दूं या अप्रभावी से करवा दूं? है तो बैक क्रॉस ही। तो चलो अब मैं अगर इसके प्रभावी से करवाऊंगा तो इससे क्रॉस करूंगा, और इसके अप्रभावी से करवाऊंगा तो इससे क्रॉस करूँ, तो किसी में से एक से इसी से करवा लेता हूं। तो मैंने करवाया अब इसका क्रॉस टी का, यानी कि F1 जनरेशन क्रॉस किससे कराऊं? प्रभावी से। तो मैंने ये करवाया, तो मेरे पास क्रॉस में ये आया, ठीक है। फिर ये इससे करवाया तो फिर ये आया, फिर मैंने इससे करवाया तो मैंने ये आया, और फिर इसका और इसका हुआ तब ये आया। तो देखना ये 50% एक जैसे हैं और 50% एक जैसे हैं, तो कहने का मतलब 50% और 50% का रेशियो आया, तो मैं कह सकता हूँ 1:1 रेशियो आएगा हमारे पास। क्या आएगा? 1:1। 50/50 करेंगे तो 1/1, 50 से 50 कट जाएगा, तो यानी कि 50% ऐसे 50% ऐसे, तो हम कह सकते हैं ना कि 1:1 रेशियो है, ठीक है। 50% में क्या आ गया? 1:1 रेशियो, यानी कि बराबर रेशियो है दोनों का, ठीक है। चलो देखो कितने आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जेनेटिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है, जेनेटिक्स में कोई रट्टाफिकेशन वाली कहानी नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, चाहे वो 100 क्वेश्चन आए हों, चाहे वो 50 क्वेश्चन, चाहे 10 क्वेश्चन, चाहे 20 क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन आए हुए हों, आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं अगर आपने ढंग से क्लासेस अटेंड की हैं। तो देखना कौन सा जीनोटाइप वास्तविक संकरण का निरूपण करता है, ठीक है, यानी ट्रू संकरण का कौन सा इनमें से निरूपण करता है। हम 1 by 1 पकड़ते हैं। इसने दिया हो यहाँ क्या दे रखा है? देखना इसने दे रखा है TTRR, आगे चलो, इसने दे रखा है RR। भाई इस RR पीछे है, मैं इसको आगे लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल और T, ठीक है। बात एक ही है, चाहे यहाँ TT पहले लिखूं चाहे TT मैंने पीछे लिख दिया, यहाँ लिख दे रखा है TTRR और यहाँ दे रखा है TTRR, ठीक है। इनको देखने से आपके दिमाग में एक आइडिया आता है, और आइडिया ये आता है कि ये एक मात्र ऐसा हमें जीनोटाइप दिखाई दे रहा है जिसमें लग रहा है कि यहाँ
डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ था। कौन सा क्रॉस हुआ था? द्विसंकरण हुआ है यहाँ, ठीक है। और द्विसंकरण हुआ था किस किस का हुआ होगा कि इस यहाँ पे जो क्रॉस हुआ होगा वो आर आर का, ठीक है, और ये क्रॉस यहाँ पे हुआ था, ये क्रॉस हुआ होगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस में ऐसा ही होता है। डाई हाइब्रिड, सॉरी हमने थोड़ा गलत लिखा है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस में इस तरीके से होता है, ये यानी कि ये प्रभावी हो गए और ये अप्रभावी हो गए, और इनका हम क्या करवाते हैं? क्रॉस करवा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो आने वाली जो F1 जनरेशन आएगी वो ऐसी है। क्यों? यहां से भाई एक गैमेट बनेगा R, और यहां से एक गैमेट बनेगा T, और यहां से एक गैमेट बनेगा स्मॉल r, और यहां से गैमेट आ सकता है स्मॉल t। तो R R और ये आएगा T T, तो मेरे पास ये एक ऑप्शन निकल के आता है R R T T, यानी कि एक वास्तविक और सही तरीके का क्रॉस हुआ होगा, तब मेरे पास ये रिजल्ट आया। ये कोई ट्रू क्रॉस ना तो ये F1 जनरेशन को दिखा रहा है ना ये F2 जनरेशन को दिखा रहा है। क्यों? इसके पास या तो कैपिटल टी है, फिर भाई अगर कैपिटल टी का था तो फिर स्मॉल टी आना चाहिए था। फिर ये देखो ये भी मैच नहीं हो रहा और ये भी मैच नहीं हो रहे। यानी कि कहने का मतलब है अगर मैं इनके इन तीनों को देखता हूं तो ये सही तरीके का किसी भी क्रॉस को, ना F1 जनरेशन को, ना F2 जनरेशन को, ना मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जीनोटाइप को, और ना ही डाई हाइब्रिड क्रॉस के जीनोटाइप्स को निरूपित कर रहे हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन जाएगा सेकंड नंबर, ठीक है। चलो हमारा 18th क्वेश्चन है, 2011 में पहुंच गए हम धीरे धीरे वन बाय वन। निम्नलिखित में से कौन सी दशा एक न्यून सूत्रीय कहलाती है? देखना फिर क्वेश्चन वही डाउन सिंड्रोम पे घूम के आएगा। डाउन सिंड्रोम पे हमने देखा था कि 2n+1 हो रही थी और वो कंडीशन हो रही थी ट्राइसोमी की, यानी कि उसमें एक क्रोमोजोम की वृद्धि हो रही थी, एक क्रोमोजोम बढ़ रहा था। लेकिन एक न्यून सूत्रीय में क्या होता है? एक न्यून का मतलब है एक कम हुआ है, तो 2n में से एक कम कर दो तो -1, और ये कंडीशन हो जाती है आपके पास मोनोसोमी। ये कंडीशन होती है मोनोसोमी, और इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था, ये होता है टर्नर सिंड्रोम में। ये किस में होता है? टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है, इस तरीके का। तो 2n-1 कंडीशन को क्या बोलते हैं? एक न्यून सूत्रीय, और यहां 2n-1 जहां कहीं भी है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है जीन प्रारूप AA BB CC वाले एकक द्वारा कितने विभिन्न प्रकारों के युग्मक यानी कि गैमेट तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है। इसका एक सिंपल सा फंडा है, आपके पास चाहे कितना ही बड़ा इस तरीके का दिया हुआ हो और आपसे पूछे कि बताओ इनसे कितने गैमेट बनेंगे, तो आप एक फॉर्मूला याद रखना 2 की पावर n, और 2 की पावर में n में n इज इक्वल टू, n क्या है यहाँ पे? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ विषम युग्मजी, या मैं कहूँ नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। नंबर ऑफ क्या आएंगे यहाँ? विषम युग्मजी, यानी कि आपके पास कितना भी बड़ा दिया, अभी तो इसने इतना ही दिया है, मान लो इसकी जगह ये पूछता AA BB CC DD EE ये हो जाता, तो इससे पूछता कितने गैमेट है, तो आप इससे कर सकते हो। देखना क्या है, n क्या है? नंबर ऑफ विषम युग्मजी। तो कितने नंबर है यहाँ पे? कितने, इसमें से कितने ऐसे हैं जो हेट्रोजाइगस है? तो एक तो ये हेट्रोजाइगस है, ये भाई होमोजाइगस थोड़ी ना है, ये क्या हेट्रोजाइगस है, और एक ये भी हेट्रोजाइगस है और ये भी हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मतलब कि एक कैपिटल लेटर है और एक स्मॉल है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है। बाकी समयुग्म जो ऐसा होता तो समयुग्मजी होता, लेकिन ये क्या है? तीनों के तीनों विषम युग्मजी है। तो हमारे पास विषम युग्मजी कितने हैं? 3। तो n कितने आ जाएंगे? 3। तो n लिखा 3, तो 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। हमारे पास आंसर हो जाएगा 8। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8। यहां कितने होते? 1 2 3 4 और 5 विषम युग्मजी हैं, तो यहां पे कितने होते? 2 की पावर क्या हो जाती? 5 हो जाती है, और उसको हम सोल्व कर लेते। अगर यहां कुछ ऐसा होता कि यहां ऐसा होता कैपिटल D होता, तो हम इसको काउंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये विषम युग्मजी नहीं है, ये तो क्या है? सम युग्मजी है। तो यहाँ 2 की पावर फिर हम क्या करते? 4 ही करते।
2 की पावर क्या करते 4 करते, तो आपका जो आंसर निकल के आता आपका सही हो जाता। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, मेंडेलियन पुनर्योजन, ये बात कर रहा है मेंडेलियन रिकॉम्बिनेंट्स की बातें कर रहा है, मेंडेलियन रिकॉम्बिनेंट की ये बातें हो रही हैं, मेंडेलियन रिकॉम्बिनेंट की। देखना रिकॉम्बिनेंट क्या होता है कि जब आपके इस तरीके का गुणसूत्र होता है, इस तरीके से आपके जो गुणसूत्र होते हैं, यहाँ सेंट्रोमियर से क्या होते हैं, एनाफेज स्टेज में डिवाइड होते हैं, तो ये आधे ऊपर की साइड भागते हैं और आधे नीचे की साइड भागता है। एनाफेज अवस्था में ऐसा ही तो होता है माइटोसिस में, डिवीजन के टाइम पे, तो आधा टूट के ऊपर और आधा टूट के नीचे, है ना। तो मेंडेलियन पुनर्योजन परिणाम है किसका है, सहलगनता का नहीं, उत्परिवर्तन का नहीं, प्रभावी लक्षण का नहीं, स्वतंत्र अपव्यूहन का। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, इंडिपेंडेंट अजॉर्टमेंट जो था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यही कहता है कि जब कोशिका विभाजन के टाइम पे क्रोमोसोम जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं गुणसूत्र अलग अलग कोशिका में जाने के लिए। तो यहाँ ये क्या, ये अलग कोशिका आगे चल के अलग कोशिका में चला जाएगा और ये अलग कोशिका में चला जाएगा। तो और फिर बाद में इन्हीं के बीच में क्या होता है, जब ये आपस में क्रॉसओवर करते हैं तो क्या बनाते हैं, पुनर्योजन बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहां हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, प्रभावी लक्षण यानी कि हम कहें कि भाई डोमिनेंट वाला नहीं है, डोमिनेंट का क्या लेना देना है, डोमिनेंट का, म्यूटेशन का तो यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है, म्यूटेशन तो भाई अचानक होने वाली प्रोसेस है, तो यहाँ कोई अचानक थोड़ी हो रहा है। और सहलगनता मतलब भाई कोई चीज लिंक्ड है, को लिंक्ड है, उसको हम सहलगनता कह देते हैं कि भाई दोनों चीजें, जैसे लंबा होने का और छोटा होने का दोनों एक साथ एक्सप्रेस, जैसे मैं ब्लड ग्रुप की बात करूं तो ब्लड ग्रुप में एक ए और एक बी वाला फैक्टर जब दोनों एक साथ होते हैं तो ए बी वाला ब्लड ग्रुप बनाते हैं, यानी कि वो सहलगनता दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो ये सहलगनता। या उसके बाद अगर इसको और बेटर समझना चाहते हो तो सहलगनता क्या होती है, लिंकेज होता है, यानी कि मैं कहूं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब कोई जीन्स एक साथ स्थानांतरित होती है तो वो जीन्स का स्थानांतरण होना सहलगनता कहलाता है, और उन जीन्स का आपस में जुड़ा रहना वो सहलगन जीन होती है। दोनों जीन आपस में डिस्टेंस अगर उनमें कम है तो वो सहलगन जीन है, और उनका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में स्थानांतरित होना एक साथ, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, सहलगनता कहलाती। ठीक है, चलो उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लिंक गुणसूत्र से संबंधित नहीं है। बहुत सिंपल से, कितनी देर से हम इन बीमारियों की बातें करते हुए आ रहे हैं कि कौन सी बीमारी जो है वो ऑटोसोम से जुड़ी हुई है, कौन सी बीमारी जो है वो एक्स से जुड़ी हुई है या वाई से जुड़ी हुई है या ऑटोसोम से जुड़ी हुई है। तो अभी इन्हीं से जितनी मैंने अभी तक डिस्कस किए उनमें से यही आपका आंसर मिल जाएगा। अभी मैंने कुछ देर पहले बात की थी टर्नर सिंड्रोम की, जब हमने एक न्यूनता वाला देखा था, 2n-1 कंडीशन होती है तो हमारा मोनोसोमी हो जाता है और क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ऑटोसोम वाला है, ये 2n-1 मोनोसोमी हुआ है, तो ये क्या हो रहा है, आपका एक्स क्रोमोसोम नहीं जा रहा है यहाँ पे, ये क्या है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम आपको पता था XXYY है, हीमोफीलिया आपका मैंने कहा एक्स लिंक्ड है, और डाउन सिंड्रोम एक ऐसा था जो हमने कहा था कि 21वें क्रोमोसोम की बात करता है, तो एक यही है जो मतलब कि ऑटोसोम से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, ऑटोसोम से, यानी कि इसमें से निम्न में से कौन सा लिंक गुणसूत्र, तो एक ऑटोसोम मतलब कि डाउन सिंड्रोम वाला ऐसा है जो मतलब आपका ऑटोसोम वाली बीमारी है, लिंग सहलगन लिंग गुणसूत्र से जुड़ी हुई बीमारी नहीं है। टर्नर सिंड्रोम भी, सॉरी मैंने गलत बताया था अभी थोड़ी देर, मतलब थोड़ा बोलने में जल्दबाजी होगी। टर्नर सिंड्रोम में अभी यहाँ कोई दिखा थोड़ी रहा है कि भाई यहाँ से एक्स क्रोमोसोम गायब हुआ है कि ऑटोसोम गायब हुआ है कि वाई क्रोमोसोम, बस इसने इतना बताया कि एक न्यूनता है, मतलब 2n-1 कंडीशन है, तो यहाँ एक क्रोमोसोम की कमी हुई है। अब वो कमी जो होती है वो एक्स क्रोमोसोम की हुई। ठीक है, तो ये भी क्या है, लिंग गुणसूत्र से रिलेटेड, तो ये तीनों क्या है, लिंग गुणसूत्र, इसलिए ये गलत हो गए तीनों ऑप्शंस, और आपका एक ऑप्शन जो है वो सही हो गया।
और सिंपल सी बात है यार, देखते लिंग गुणसूत्र से संबंधित नहीं है। आपको कितनी देर से पता चल रहा है पीछे कि डाउन सिंड्रोम जो हो 21वें क्रोमोसोम की वृद्धि से होता है और 21वां क्रोमोसोम हमारा ऑटोसोम होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है मेंडल का पृथक्करण नियम किसके संबंध में लागू होता है। हमारा देखना ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मेंडल जी ने कहा था, मेंडल ने जो लॉ दिए थे अपने अलग अलग, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजॉर्टमेंट वाला, लॉ ऑफ प्रभाविता वाला और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाला, कि जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तब जो एक गैमेट में कुछ कैरेक्टर्स एक गैमेट में जाते हैं और कुछ कैरेक्टर दूसरे गैमेट्स में, यानी कि जो जीन्स का जो डिवीजन होता है, एक जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई यहाँ पे टी और टी है तो ये अलग में जा सकता है, ये अलग में जा सकता है, यानी कि यहाँ से टी और यहाँ से टी बन सकता है जब गैमेट्स फॉर्मेशन होगा। या मैं कहूँ कि मान लो मेरे पास इस कंडीशन में है आर आर है और इधर जो है दूसरे वाले हैं वो आर आर है, तो यहाँ से आर, ये आर भी आए, ये आर आ सकता है, ये आए, ये आ सकता है, तो ये क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, मतलब ये पृथक हो रहे हैं अलग अलग। ठीक है, तो मेंडल का पृथक्करण नियम किसके संबंध में लागू होता है, द्विसंकर तथा एकल संकर दोनों। आपका ऑप्शन, यानी कि ऐसा कोई इसने नहीं कहा था कि ये सिर्फ मोनो हाइब्रिड में ही लागू होता है, ये सिर्फ डाई हाइब्रिड में ही लागू होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इसने कहा चाहे वो मोनो हाइब्रिड हो चाहे वो डाई हाइब्रिड हो, गैमेट्स के पास पूरा अधिकार है, मतलब गैमेट्स इंडिपेंडेंट बनने हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जीन्स की प्योरिटी से गैमेट्स में स्थानांतरित होने का, पृथक होने का। ठीक है, तो यानी कि ये जीन भी जा सकती है, ये 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 नहीं कि भाई ये नहीं जा सकती, कोई कंडीशन अप्लाइड है। ठीक है, तो दोनों ही संकर होंगे, द्विसंकर भी और एकल संकर भी। आपका अगला क्वेश्चन है वो है गुणसूत्रों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, रट्टाफिकेशन क्वेश्चन वाल्डेयर ने की थी। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन परीक्षण संकरण। अब टेस्ट क्रॉस की बातें कर रहा, देखना थोड़ी देर पहले जब मैंने बैक क्रॉस की बातें की थी, अब ये कर रहा है टेस्ट क्रॉस की। तो मैंने टेस्ट क्रॉस आपको बताया ही था कि F1 PD का, देखना बैक क्रॉस में क्या बताया था मैंने, F1 PD का किसी से भी क्रॉस करवा दो पीछे वाली जनरेशन से, चाहे वो प्रभावी है चाहे वो अप्रभावी, लेकिन परीक्षण में F1 का क्रॉस F1 का अप्रभावी से होगा, F1 का अप्रभावी जनक से क्रॉस। ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका परीक्षण संकरण। तो यहां कहीं भी लिखा होगा F1 का प्रभावी जनक के साथ नहीं, F1 का अप्रभावी जनक के साथ, यस बिल्कुल सही है, F1 का अप्रभावी जनक के साथ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रभावी व अप्रभावी जनकों के मध्य ये तो आपका बैक क्रॉस होता है, और F1 किसी भी जनक के मध्य, ये भी आपका F1 ही दर्शा रहा है। ठीक है, F1 नहीं, ये भी आपके बैक क्रॉस को दर्शा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, अब इसको मैं इस तरीके से लिख लूं, देखना ये क्या पूछ रहा है कि भाई इन दोनों का क्रॉस करवाने से प्राप्त प्रोजनी का दृश्य रूप अनुपात होगा। दृश्य रूप मतलब कि ये पूछ रहा है फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या होगा, मतलब कि लक्षण प्रारूप क्या होगा, दृश्य रूप क्या होगा। तो देखना मेरी बात, कितना पजल्ड क्वेश्चन है। आर आर टी टी इंटू आर आर टी टी, इसी क्रॉस है। आर आर को मैंने पहले लिख लिया, इधर भी आर आर को मैंने पहले लिख लिया। ठीक है भाई, देखना ये तो भाई क्या है, यहां से गैमेट्स क्या बनेगा, गैमेट्स मैं कहूं तो मैंने अभी बताया था 2 की पावर n होता है। ठीक है, तो यहां से गैमेट्स इससे बनेगा, हेटेरोजाइगस यहाँ पे एक ही है, तो यहां से गैमेट्स क्या आ सकता है भाई, टी आ सकता है या टी, यहां से तो आर ही आना है कन्फर्म, और यहां से भी आर ही आना है कन्फर्म, लेकिन यहां से टी और टी की प्रोबेबिलिटी है आने की। ठीक है, तो कंडीशन क्या हुई कि मैंने क्रॉस करवाया, टी का टी से आया, फिर मैंने टी का टी से, और ये क्रॉस तो आपने काफी बार करवाए हैं, और इसका भी क्या आया टी से टी। तो अब मेरे पास 3 तो लंबे पौधे आते हैं और एक छोटा पौधा आता है, 3:1 हो गया। लक्षण प्रारूप ही पूछा था, फिनोटाइप क्या होता है 3:1, और जीनोटाइप पूछता तो 1:2:1 होता, लेकिन मेरे पास ये एक ही ऑप्शन है। ठीक है भाई, यहां आर आर दोनों के पास में होने की वजह से हमने इसको छोड़ दिया है, आर आर को हमने क्रॉस किस किस के बीच में करवाया है, टी और टी के बीच में क्रॉस करवाया है। ठीक है, 2014 पे आ गए हैं,
2014 पे पहुंच गए हैं। 2014 में पूछा, फिर देखना रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी टेस्ट क्रॉस की बात हुई थी, परीक्षण संकरण है, बस अभी पीछे उसने थ्योरी में लिखा था, अब उसने आपको आपके माइंड को इस तरीके से चेक किया है कि आप पहचान पाते हो नहीं पहचान पाते हो। अभी यार आपने पीछे कहा था कि परीक्षण मतलब कि टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, F1 PD का अप्रभावी से। तो F1 का अप्रभावी क्या हो सकती है भाई, यही तो हो सकती है अप्रभावी। प्रभावी होती तो ऐसी होती, ये क्या है, प्रभावी है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि स्मॉल टी है प्रभावी होती है भाई। अगर यहाँ टी दे रखा है इसलिए मैंने स्मॉल टी, अगर यहाँ आर दे रखा तो आर में स्मॉल आर है प्रभावी हो जाता। इतने तो आप समझदार हो, आपको पता है। ठीक है, तो F1 का अप्रभावी तो, और F1 हमारी क्या होती है, जब हम T और T का क्रॉस करवाते हैं, इनका क्रॉस करवाते हैं, इनका स्मॉल टी का, तो हमारी F1 तो इस ऐसी आती है हमेशा। तो हमें पता है हमारी F1 ये हो गई और हमारा अप्रभावी हमेशा ये रहेगा, तो हमारा आंसर भी यही जाएगा। और आंसर ऐसा कहीं दे रखा है तो वो सेकंड नंबर दे रखा है। ये हमारा F1 है, ये हमारा क्या है, F1 है, और ये हमारा क्या है, अप्रभावी है। ठीक है, 26वां क्वेश्चन हो गया है आपका। उसके बाद है आपका दिव्यशंकर क्रॉस की F2 प्रोजनी में समलक्षणी के प्रकार होंगे। देखना, ये पूछ रहा है समलक्षण मतलब कि होमोजीनस टाइप के, होमोजीनस के प्रकार होंगे 2, 4, 8, 16। देखना, F2 क्रॉस हम करवाते हैं, समझना, F2 क्रॉस अगर हम करवाते हैं, ठीक है, F2 संतति में, और किसकी, डाई हाइब्रिड क्रॉस में, किसमें, डाई हाइब्रिड में। बातें चल रही हैं डाई हाइब्रिड की, आप सभी को पता है डाई हाइब्रिड में जब हम F2 जनरेशन तक जाते हैं तो हमारे पास इस तरीके से 4 कॉलम बनते हैं, इस तरीके से 4 कॉलम हमारे पास बनते हैं, और इनमें अलग अलग जीनोटाइप आता है। इसमें इधर हम मेल का लिखते हैं और इधर हम फीमेल का लिखते हैं, इस तरीके से। जैसे मैंने कहा यहाँ आर आर आ गया, फिर आर आर आ गया, फिर आर 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 टी आ गया, आर कुछ भी जैसे। तो मेरे पास क्या है कि यहाँ 4 प्रकार के क्या आते हैं, मेरे पास समलक्षणी के प्रकार आते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ ऑप्शन में क्या हो गया आपका 4। तो ये 1 2 3 4, और इधर मैं लिख दूंगा 1 2 3 4, यानी कि इस ये एक प्रकार का है तो एक प्रकार का ये है, फिर एक प्रकार का ये है तो इसी का सेम इधर भी है, फिर ये है तो इसका सेम इधर भी लिखते हैं, और एक ये है तो इधर एक इधर भी लिखते हैं। यानी कि यहाँ जो आएगा वो इधर भी आएगा, फिर यहाँ जो आएगा वो सेम टू सेम इधर रहेगा। यानी कि भाई ये मेल गैमेट है और इधर नीचे फीमेल गैमेट है, लेकिन सेम रहते हैं। तो यहाँ समलक्षणी के प्रकार कितने हो गए आपके पास, 4 हो गए। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, है ना, कितने आसान से क्वेश्चन। कोई 16 टिक लगा के आएगा, क्योंकि सबको पता है दिव्यशंकर क्रॉस की F2 जनरेशन में जब 4 कॉलम बनाते हैं तो 4 करके पूरा जब वो बॉक्स बनता है तो 16 हमारे पास वो लक्षण जीनोटाइप निकल के आते हैं। लेकिन यहाँ तो बात पूछा ही कुछ और था उसमें। ठीक है, चलो, एक क्रॉस जो 2 सत्य प्रजनित लाइनों एक गहरे नीले फूलों के साथ, इसने क्या कहा, देखना समझना इस चीज को। इसने कहा एक क्रॉस में हमने एक तो क्रॉस करवाया गहरे नीले फूलों के साथ और एक चमकदार सफेद फूलों के साथ। मैंने कहा इन्होंने एक तो क्रॉस लिया गहरे नीले का, गहरे जो इंफॉर्मेशन दी है उसको लिख लो, गहरे नीले फूल का क्रॉस करवाया इन्होंने चमकदार सफेद फूल के साथ। क्रॉस किसके साथ करवाया है, चमकदार सफेद फूल के साथ इनका क्रॉस करवाया। फिर आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, सफेद फूलों के साथ के मध्य क्रॉस करवाने पर, इनके मध्य क्रॉस करवाने पर हल्के नीले रंग के फूल, हल्के नीले रंग के फूल, हल्के नीले रंग के आ गए फूल, हल्के नीले रंग के फूल तथा सफेद रंग के फूल। क्या कहा इसने, मध्य क्रॉस करवाने पर हल्के नीले रंग के फूल, हल्के नीले रंग के फूल तथा सफेद रंग के फूल लिए पौधे 1:1 के अनुपात में। देखना इस ये क्वेश्चन जो है मिस टाइप हो रखा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था और इसका आंसर क्या है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखना इसने क्या कहा था इस क्वेश्चन में, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके पास अगर प्रीवियस ईयर के पेपर हो तो आप देख सकते हो। क्या है, गहरे नीले फूल और चमकदार सफेद फूल के साथ
क्रॉस करवाने पे इनको क्या मिले, हल्के नीले रंग के। इसने क्या पूछना चाहा कि भाई देखना ये गहरा नीला रंग है, यानी कि ये अपने आप में अलग कलर है, ये चमकदार सफेद है, यानी कि ये अपने आप में एक अलग कलर है, लेकिन F1 जनरेशन में ना इसके जैसा आया ना इसके जैसा आया, ये बिल्कुल ही अलग आ गया। इससे कुछ याद आ रहा होगा आपको, मैंने आपको अपूर्ण प्रभाविता की बातें कराई थी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बातें की। देखना हमारा अगर नॉर्मल मेंडल के हिसाब से चले तो हमारे इधर जैसे मान लो लंबे पौधे थे, इधर छोटे पौधे थे, तो हमारा क्या आता था, जो प्रभावी जीन होती थी, जैसे लंबे पौधे की प्रभावी थी तो हमारी F1 जनरेशन क्या आती थी, लंबी ही होती थी पूरी। लेकिन यहाँ मान लो हमारा ये प्रभावी कलर है, कौन सा, गहरा नीला, और ये अप्रभावी है, लेकिन हमारी F1 जनरेशन में तो ना प्रभावी दिख रहा है और ना है प्रभावी, यहाँ तो दोनों का मिक्सचर दिख रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि हल्का नीला कोई तीसरा ही कलर आ गया, तो ये अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाता है। ये क्या दर्शा रहा है, अपूर्ण प्रभाविता दर्शा रहा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर पूर्ण प्रभाविता होती तो गहरा नीला रंग आता, लेकिन यह रंग कैसा आया है, हल्का नीला। मतलब नीला तो आया है, तो आया प्रभावी जीन से है, लेकिन पूरी तरीके से बेचारा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या हो गया, अपूर्ण प्रभाविता हो गई है। ठीक है, चलो। तो कितने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं और आंसर कितना आसान होता है। मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखे तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या पूछ रहा है, चलो सर पता नहीं हमारे समझ में ही नहीं आया, ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई थी क्वेश्चन में और हम तो छोड़ के आ गए, है ना। ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए नहीं होते हैं, जो जितना बड़ा क्वेश्चन है उसको हमें उतना ही ध्यान से समझना और देखना होता है, उसको छोड़ना नहीं होता है। यदि एक गुण जो, देखिए ना इसमें मिस टाइपिंग है बहुत ज्यादा, है ना। एक गुण जो कोशिका द्रव्य, एक गुण जो कोशिका द्रव्य द्वारा, कोशिका द्रव्य जैसे इसको हमें इंग्लिश बोलूं तो क्या है, साइटोप्लाज्म द्वारा नियंत्रित होता है। ये जो है साइटोप्लाज्म द्वारा नियंत्रित होता है। इसमें आपको एक चीज समझना कि भाई मेंडल क्या कहता था कि जो प्रभावी जीन होती है वो अगले जनरेशन में जाके अपने आप को एक्सप्रेस करती, जो आप पीछे अभी देखते आ रहे हो, खूब अपने लंबे पौधे का छोटे पौधे से क्रॉस करवाया, आने वाली जनरेशन लंबी हो जाती है। लेकिन अगर प्रभावी जीन है तो, लेकिन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यहां पे बात आती है कोशिका द्रव्य वंशागति की। यहां बातें किसकी आ रही हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की बात आ रही है। और जब बात साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस यानी कि वंशागति की आ जाती है तो आपका मेंडल का नियम यहां पे लागू नहीं होता है। ध्यान देना, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में मेंडल का लॉ लागू नहीं होता है। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस फिर होता क्या है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में ये होता है जैसी माता वैसी ही उसकी आने वाली जनरेशन। मतलब अगर आपकी मम्मी बीमार है, मदर बीमार है, तो यानी कि आने वाली जनरेशन जो है वो भी बीमार ही पैदा होगी। ये कहता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, सपोज करना मैंने कहा कि ये एक नर है जो सामान्य है, मतलब बीमार नहीं है, ठीक है, और ये एक मादा है जो बीमार है। तो अब आपसे कोई पूछे कि यहाँ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हो रहा है तो आने वाली जनरेशन कैसी होगी, तो हम कहेंगे आने वाली जनरेशन बीमार होगी। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में मदर का जो साइटोप्लाज्म होता है, उसके जो एग सेल का, वो नियंत्रण करता है इन जीन्स का स्थानांतरण का, यानी कि उसके साइटोप्लाज्म के पास कंट्रोल होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में। जाइगोट जब बनता है तो एग की सेल का, ठीक है, तो एग के साइटोप्लाज्म से होते हुए ये जीन ट्रांसफर होती है बीमारी वाली। तो कहने का मतलब सो सिंपल सी बात है, अगर फीमेल बीमार तो आने वाली जनरेशन बीमार। तो यहां पे हमारे पास ये मेल था, ये हमारे पास फीमेल थी, तो हमारे पास अब अगर मैं कह दूं कि हमारे पास फीमेल जो है वो सामान्य है, ठीक है, और नर जो है वो बीमार है, तो भाई यहां पे अब आने वाली जनरेशन बीमार नहीं होगी, क्योंकि आपको तो सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, फीमेल देखनी है। क्योंकि कोशिका द्रव्य में हमें देखना ही क्या है, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म किसका होता है, मदर की एग सेल का। तो यहाँ पे आपको अगर मादा सामान्य है तो आने वाली जनरेशन भी क्या हो जाएगी, सामान्य
हो जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि ऐसा नहीं है, यहाँ मेंडल का लॉ इसलिए फॉलो नहीं हो रहा क्योंकि मेंडल तो ये कहता था कि भाई जो डोमिनेंट होता था ना वो अगली जनरेशन में अपना एक्सप्रेशन देता था, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि भाई सब कुछ मदर पे डिपेंड करेगा, जैसी मदर वैसी जनरेशन। ठीक है, तो क्या कह रहा है, संतान मादा जनक से मिलती जुलती होगी, बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा, संतान किससे मिलती जुलती होगी, मादा जनक से, कोशिका द्रव्य में, यही तो कहानी मैंने समझाई है। उसके बाद कह रहा है संतान नर जनक से नहीं, इनमें F1 प्रोजनी में 3:1 अनुपात में पृथक्करण होगा। देखना इसमें, जैसे मान लो आपका मेंडल का कोई भी लॉ इसमें लागू नहीं होता है, तो आप 3:1 की तो बात ही नहीं कर रहे हो इधर। ठीक है, इनमें F1 में 5, तो ये भी कोई कॉमन मतलब कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं, 5:1 कहीं पढ़ा है क्या जेनेटिक्स में, नहीं ना, तो बस आपका एक ही आंसर सही है यहाँ 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निमेटोड में सबसे सामान्य लिंग निर्धारण का तरीका है। भाई देखना, XX और XX सेम सेम, क्या सेम सेम होंगे तो मेल और फीमेल में हम अंतर डिफाइन कर पाएंगे, नहीं ना, तो नहीं। किसी को ये नहीं भी पता था ना कि निमेटोड में क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन वाले क्रोमोसोम, तो भी ये क्वेश्चन हो जाता है। कैसे, देखना कॉमन सेंस की बात है, क्या ये मेल है तो ये फीमेल है और दोनों के पास गुणसूत्र सेम है, तो भाई कैसे आपने कह दिया कि ये फीमेल है कि ये मेल है, तो ये डिफाइन नहीं कर सकता ना किसी को। ये क्या कह रहा है, इसके पास X0 है, इसके पास XX है। ठीक है, तो आपने कह दिया कि भाई XX वाली फीमेल होगी और ये आपके पास क्या होगा, मेल होगा, इतना अभी मान लेते हैं। उसके बाद अगला जो कह रहा है, ये भाई मेल है और ये भी मेल है, फिर सेम सेम आ गया तो कतई गलत है, सेम सेम आ गया तो कतई गलत है। क्यों, क्योंकि भाई जब यार ये अपन इसको अगर मेल कह दें तो फिर इसको फीमेल कैसे कह देंगे, है ना। और फिर मान लो आपके पास ये X0 है, आपको साफ साफ पता होना चाहिए फीमेल के पास 2 गुणसूत्र तो होने ही चाहिए। ठीक है, चाहे फिर वो Z के हों चाहे वो ZW के हों, यानी कि गुणसूत्र बदल ले लेकिन 2 गुणसूत्र तो सेम सेम होने ही चाहिए। तो यहाँ पे XY जो है वो मेल को डिफाइन कर सकता है लेकिन फीमेल को नहीं, तो ये मेल हो सकता है। और X0 जो होता है इसमें भी फिर सिंगल X होने की वजह से फीमेल नहीं हो सकता और ये भी क्या होगा, मेल होगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन बचता है आपके पास सेकंड बचता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है ZW ZZ प्रकार का लिंग निर्धारण। ये मैंने आपको समझाया था, इस टाइप का ZZ ZW वाला जो होता है वो पक्षियों में पाया जाता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, मैंने सेक्स डिटर्मिनेशन वाले टॉपिक में आपको समझाया था कि जिस तरीके से अपने में XX और XX और XY क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमंस के अंदर, ऐसे बर्ड्स के अंदर ZW और ZZ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, पक्षियों में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्रोमोसोम नाम, फिर ये क्वेश्चन रिपीटेड है, वेल्डेयर ने थोड़ी देर पहले ही आया था ये क्वेश्चन। जब विषम युग्म जी, ये कह रहा है जब विषम का मतलब है हेट्रोजाइगस प्रोजनी को अप्रभावी होमोजाइगस जनक के साथ संकरण कराया जाता है, यह कहलाता है परीक्षण संकरण। क्यों, विषम युग्म जी क्या हो सकता है, ये, और सम युग्म जी क्या हो सकता है, होमोजाइगस क्या हो सकता है, ये होमोजाइगस ये हो सकता है या होमोजाइगस ये हो सकता है। ठीक है, तो हाँ, अब क्वेश्चन जब अपन ने पूरा पढ़ा तो देखते क्या हो सकता है। एक हेट्रोजाइगस को अप्रभावी बोल दिया ना, तो अप्रभावी में तो भाई आपके पास क्या होगा, ये तो प्रभावी होते तो इसको काट दो, तो अब आपके पास बच क्या गया, अप्रभावी ये है, अप्रभावी जनक नहीं लिखा लेकिन हमने समझ गए कि अप्रभावी जीनोटाइप ये होता है और इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, हेट्रोजाइगस विषम युग्म जी। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये भाई हमारा सीधा सीधा क्या हो गया, परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस हो गया। हमने पीछे भी कितनी बार टेस्ट क्रॉस के साथ 3 क्वेश्चन आ लिए। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, F1 जनरेशन, ये क्या है, F1 जनरेशन कह सकते हैं हम इसको, या हम इसको विषम युग्म जी कह सकते हैं। और अप्रभावी सम युग्म जी मतलब कि अप्रभावी ये क्या है, आपके जनक है। ठीक है, अप्रभावी आपके जनक है, तो ये क्या हो गया, टेस्ट क्रॉस हो गया, इसलिए हमारा जो है
वो पहला आंसर सही जाएगा। ना ये एकल संकर संकरण है, ना ये संकर पूर्वज संकरण है, ना अंतरजातीय है। तो हमारा जो सबसे पहला आंसर रहेगा ये विद लॉजिक, ये फर्स्ट ही आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो आपके जो अब तक के जो क्वेश्चन शायद इसमें 2019 का जेनेटिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो इसका मतलब आप ये मत सोच लेना कि 2019 में नहीं पूछा तो 2020 में नहीं आने वाला। क्या पता 2019 में न पूछा हो और अब की बार उससे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाए। भाई जो चीजें पीछे नहीं पूछी ना लास्ट ईयर, क्या पता उस टॉपिक को अब की बार वेटेज दे दिया जाए। तो आप ऐसा सोच के कि भाई लास्ट ईयर नहीं आया था तो इस साल हम मतलब छोड़ देते हैं। उससे लास्ट तो आया था 2018 में, देखो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2017 में एक आया, 2016 में भी आया हुआ है, 15 में कितने, 15 में 4-5 क्वेश्चन आए हुए, मतलब इस 13 में देखो, 12 में देखो। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आप ये मत सोचना कि लास्ट ईयर नहीं पूछा तो अब भी आगे नहीं पूछेंगे। लास्ट ईयर नहीं पूछा मतलब आने वाली साल यानी कि 2020 में एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। जेनेटिक्स का वेटेज 2-3 क्वेश्चन का हो सकता है। तो धन्यवाद। आज के लिए आपका सेशन जो है वो इतना ही। हम अगले टॉपिक के क्वेश्चंस लेके मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।